दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हमारी अर्थव्यवस्था क्या वाकई 2021 में पटरी पर आ जाएगी? क्या वाकई महामारी से निपटने के लिए जिस वैक्सीन के इंतजार में समूची दुनिया है, और अगर वो भारत में भी आ जाएगी तो क्या भारत में रोजगार पैदा होने लगेंगे? भारत के भीतर कल कारखाने काम करने लगेंगे? जो उत्पादन होगा उसको खरीद के लिए कंज्यूमर बाजार पर टूट पड़ेगा? उसकी आय में वृद्धि होने लगेगी? बैंकिंग सिस्टम ठीक हो चला होगा? ये सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जिसको लेकर एक उम्मीद सरकार की तरफ से लगातार जताई जाती है कि संकट मौजूदा वक्त में इसलिए गहरा गया क्योंकि महामारी आ गई, और अगर वैक्सीन आ जाएगा उसके बाद स्थितियां अनुकूल हो जाएगी। तो हमें लगता है कि जरा महामारी से पहले की परिस्थिति और वैक्सीन आने के बाद भारत को किन चुनौतियों से सामना करना है, और इस देश की अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो भी तबके हैं, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वह ब्लू कॉलर कर्मचारी हो, चाहे इस देश के भीतर में डिग्री लेकर चलता हुआ एक बेरोजगार युवा हो, या तमाम इंस्टीट्यूशंस जहां पर काम हो रहे हैं, तमाम इंडस्ट्रीज जहां पर अभी उत्पादन प्रक्रिया ठप पड़ी हुई है, सबको एक कलेक्टिव वे में लेकर आए और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की आर्थिक नीतियों की विवेचना आज इसलिए कर लीजिए क्योंकि आपका भविष्य उस वैक्सीन के आने के बाद भी संकट में रहेगा या फिर ठीक हो जाएगा। यह सवाल आपके जहन में होना चाहिए, और इस सवाल के पीछे दो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। एक, अंदरूनी तौर पे भारत ने जो निर्णय लिया है कि हम आत्मनिर्भरता का नारा लगा रहे हैं, हम अपने कॉरपोरेट और इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करेंगे, यानी संरक्षण देंगे। लेकिन क्या वाकई उस दिशा में कोई काम हो रहा है? और उसके पैरेलल में दुनिया के तमाम देश अलग अलग संघ बना रहे हैं व्यापारिक दृष्टि से, जिससे एक दूसरे के यहां बिजनेस करने में उन्हें किसी तरीके से टैक्स ना देना पड़े, और आवाजाही इस तरीके से रहे कि कंज्यूमर अगर हमारे यहां नहीं है और कोई प्रोडक्ट अगर हमारे यहां है तो हम उसको दुनिया के बाजार में ले जाकर बेच सकते हैं। इसी के मद्देनजर सवाल था कि क्या वाकई दुनिया के इस कॉम्पिटिटिवनेस में भारत कहीं पर भी टिकता है, और भारत मौजूदा वक्त में अपने कंज्यूमर्स को लेकर जो कि प्रति व्यक्ति आय से जुड़ी होती है, उस परिस्थिति में भी दुनिया में कहीं टिकता है क्या? हमको लगता है आज इस पर चिंतन मनन इसलिए कर लीजिए और चीजों को समझ लीजिए जिससे आपके जहन में दो तीन सवाल बार बार रहते हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर जाए, लेकिन नेता और सत्ताधारियों का बैंक बैलेंस लगातार बढ़ते चला जाता है। इस देश की जीडीपी चाहे डूबती चली जाए, लेकिन सत्ता के साथ जो कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेस पर्सन खड़ा होगा, उसका नेटवर्थ कितने हजार फीसदी के साथ कुलांचे मारते हुए आगे बढ़ रहा होगा और दुनिया में उसका नाम हो रहा होगा। यह पैसा किसका है? इस देश के संसाधन से जुड़ा हुआ लोगों का पैसा है, जिसको वो अपने नेटवर्थ में सरकार के माध्यम से कन्वर्ट करते हैं। और यहां पर आज सबसे अहम सवाल यह है, क्या वाकई सरकार के पास कोई इकोनॉमिक विजन है या नहीं है? हमें लगता है आज इसको परखने की इसलिए जरूरत है क्योंकि पिछले ही हफ्ते जब रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP चीन की अगुवाई में 15 देशों ने हस्ताक्षर किए तो भारत ने खुद को उससे अलग कर लिया। कांग्रेस भी उसका विरोध कर रही थी कि आपको नहीं शामिल होना चाहिए, तो मोदी सरकार को भी लगा नहीं शामिल होना चाहिए। लेकिन क्या कांग्रेस हो या बीजेपी हो या इनकी आर्थिक समझ और आर्थिक नीतियां, क्या वो सही है? क्योंकि कहा जा रहा था चीनी माल भारतीय बाजार में छा जाएगा। कहा जा रहा था कि न्यूजीलैंड के जो डेयरी प्रोडक्ट्स है और दूध का पाउडर है वो भारत की डेयरी इंडस्ट्री को खत्म कर देगा। ऑस्ट्रेलिया से जो भी इक्विपमेंट्स हमारे यहाँ आते हैं, या फिर कोयला भी जिसे हम मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया से लेकर आते हैं, वह भी भारत के पूरी माइनिंग को खत्म कर देगा। लेकिन इसीलिए भारत को शामिल नहीं होना चाहिए, तो भारत क्या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक ऐसी सीमा निर्धारित कर ले जहां पे फिजिकल ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट में भी हमारा रुपया अब डॉलर की तुलना में कहीं नहीं टिकेगा? हम कहीं भी यूरोपियन यूनियन के साथ यानी यूरो के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे? क्या हम वाकई स्टर्लिंग के साथ या दुनिया के अलग अलग देशों की करेंसी के साथ कोई हम कन्वर्जन नहीं रखेंगे? ये कौन सी सोच है और कौन सी परिस्थितियां? आज इसका एनालिसिस हमको लगता है आपको जानना चाहिए, क्योंकि जब रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप हुई तो उसमें 15 देश शामिल, उसमें से 10 जो हैं, 10 देश ऐसे हैं जो कि एशियान देश हैं और बाकी 5 एशियान के बाहर हैं, जिसमें कोरिया है, जिसमें चाइना है,
जिसमें जापान है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें न्यूजीलैंड है, और जो एशियान की कंट्री है इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, वर्मा, वियतनाम, लाओस, ब्रुनई, फिलीपींस, कंबोडिया, म्यांमार। आपको जानकर हैरत होगी, इन 15 देशों का जब हमने नाम लिया, इसमें सिर्फ 2 देश ऐसे हैं जहां प्रति व्यक्ति आय भारत से कम है। सिर्फ म्यांमार और कंबोडिया की प्रति व्यक्ति आय भारत से कम है, बाकी सभी भारत के ऊपर है। और जब इन आपसी देशों ने जब आपस में समझौता किया तो इसका मतलब है वो एक देश से दूसरे देश में अब वहां पर टैरिफ उस रूप में काम नहीं करेगा, टैक्स उस रूप में नहीं लगेगा जिससे वो माल को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। भारत के जहन में यह सवाल है कि भारत ने भी तो अपना ट्रेड एग्रीमेंट इससे पहले किया हुआ है, जो आसियान देशों के साथ उसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। लेकिन सवाल है, इसमें चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ भी भारत के अपने सिंप्लीफाई करने वाले अपने तरीके से समाधान है, रास्ता है कि हम व्यापार कर सकते हैं। तो क्या भारत को इसमें नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कांग्रेस भी विरोध कर रही थी, नहीं जाना चाहिए। बीजेपी ने भी अपना लिया, नहीं जाना चाहिए। मोदी गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया, नहीं जाना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कुछ स्थितियों को इसलिए समझिए क्योंकि भारत के वैदेशिक संबंध रशिया से शिफ्ट होकर अमेरिका की दिशा में गए हैं। अमेरिका और चाइना पहली बार व्यापारिक दृष्टि से ट्रंप के दौर में टकराते हुए दिखाई दिए। अमेरिका अपने माल को भारत में ज्यादा से ज्यादा लाना चाहता था, चाइना के माल को भारत में आने से रोकना भी चाहता था। यह एक उनकी इकोनॉमिक सोच और समझ और उनकी अपनी पॉलिसी थी। भारत ने भी अमेरिका के साथ खड़े हुए। अब सवाल यह है कि बाइडेन के आने के बाद क्या चीन के साथ उनके संबंध वैसे ही रहेंगे जैसे ट्रंप के दौर में थे? अभी तक के इंडिकेशन दिखा रहे हैं स्थितियां वो नहीं रहेंगी, स्थितियों में परिवर्तन आएगा। दूसरी बड़ी स्थिति, भारत क्या अमेरिका के साथ और सिर्फ अमेरिका के साथ इस रूप में चीजों को डेवलप कर सकता है? और खासतौर से जो दोस्ती यारी ट्रंप के साथ रही उसी दिशा में बढ़ सकता है, क्योंकि ट्रंप के साथ दोस्ती प्रगाढ़ थी, लेकिन ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ भी नहीं किया, उल्टे बंटाधार ही किया है। भारत को तो वो ट्रैफिक किंग कहने से नहीं घबराया कि भारत टैक्सेस के जरिए किस रूप में पैसा वसूलता है। बाकायदा ब्लैक लिस्टेड के तौर पे ट्रंप ने भारत का नाम लिया था। लेकिन सवाल अभी यह नहीं है, सवाल यह है कि इस दिशा में बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। यहां पर एक चीज और समझनी चाहिए, भारत को बार बार लग रहा है कि बाइडेन के आने के बाद से जो 2012 में अमेरिका ने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप क्रिएट की थी, जिसको टीपीपी कहते हैं, 2012 में उस समय ओबामा हुआ करते थे, उन्होंने क्रिएट की थी। लेकिन 2017 में ट्रंप ने उससे रास्ता तोड़ लिया। जब नाता तोड़ लिया तो उसके बाद जापान ने कहा कि अमेरिका को इसमें शामिल होना है, हो नहीं होना है तो हम खुद इसको डेवलप करेंगे। 18 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, जापान ने अगुवाई की अपने तौर पर, और इसका नाम टीपीपी से आगे बढ़कर सीपीटीटीपी हो गया। सीपीटीटी का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। यह एक व्यापारिक संबंधी थी, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी था, इसमें जापान भी था, इसमें वियतनाम को भी शामिल किया गया, यह लोग शामिल थे। अब यहीं से बात शुरू होती है कि भारत अभी उसमें शामिल अमेरिका खुद को करेगा या नहीं करेगा, उस पर निर्भर है। उसके साथ भारत जो सीपीटीटीपी है यानी अमेरिका के साथ उसमें खड़ा और बाइडेन खड़ा, तो बाइडेन के जहन में क्या चीजें रहेंगी भारत को लेकर, यह भी एक सवाल है। भारत कि प्रधानमंत्री ने जब उनसे बातचीत की उन्होंने कहा नहीं, हम दोनों के देश में व्यापारिक समझौते होने चाहिए। लेकिन अब जरा भारत के भीतर घुसकर भारत की परिस्थितियों का एनालिसिस पहले कर लीजिए। भारत में मौजूदा संकट सबसे बड़ा क्या है? भारत का मौजूदा संकट सबसे बड़ा यह है कि भारत में रोजगार नहीं है। और जो इसी महीने का यानी जो अक्टूबर का डाटा सामने आया है, जो ईपीएफओ का डाटा होता है, जो कर्मचारी भविष्य निधि योजना कहते हैं, जानकर हैरत होगी कि सितंबर में उसमें लगभग 5,34,869 कंपनियां थी, 5,34,869, जो अक्टूबर में घटकर 5,04,044 पे आ गई, यानी 30,825 कंपनियां इस दौर में गायब हो गई, मर्जर में चली गई या फिर बंद हो गई, जो ईपीएफओ से हट गई। और कुल कर्मचारी जो थे वह 4,77,000 से घटकर 4,58,000 पे आ गए, यानी 19,000 कर्मचारी भी गायब हो गए जो कि ईपीएफओ से जुड़े हुए थे, जहां पीएफ का पैसा जाता है।
यानी पीएफ का पैसा कटने वालों की भी 19,000 की नौकरी एक महीने का चक्कर में, हम आपको सिर्फ बता रहे हैं, चली गई। इसी दौर में भारत का जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो -5.1% है, चाइना का 11.4% है। इस क्राइसिस के दौर में भी हम आपको अक्टूबर का डाटा बता रहे हैं, मलेशिया का 14.6% है। इसी दौर में भारत माइनस में जा रहा है। भारत के पास क्या प्रोडक्ट मौजूदा वक्त में डंप करने की स्थिति में है? यहां पे कंज्यूमर खरीदने की स्थिति में नहीं है, तो अब उस कंपनीज को बेचने वाले लोग क्या अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि दूसरे देश में जब वो माल लेकर जाएंगे तो वहां पर वही माल सस्ते में या तो कोई दूसरा देश दे रहा होगा या वो उसका अपना देश सस्ते में माल उपलब्ध करा रहा होगा, तो आप कैसे ले जाएंगे? इसीलिए ये समझौते होते हैं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कि हमारे माल आपके यहां है, आपके माल हमारे यहां है। भारत के भीतर का नया संकट यह भी आया, खासतौर से जिस कॉरपोरेट का हम जिक्र कर रहे हैं, देश की जीडीपी चाहे नीचे जाए, देश की इकोनॉमी चाहे नीचे जाए, चाहे सरकार कान खड़े कर दे कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमको तो डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा चाहिए, उस डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा आ नहीं पा रहा है, जिसमें खासतौर से हम बार बार उदाहरण भारत पेट्रोलियम का देते हैं, जिसके लिए भारत कहीं एक कॉरपोरेट ने भी बिड लगा दी है, वेदांता ग्रुप ने। सरकार नहीं चला सकती है लेकिन एक कॉरपोरेट चला सकता है, वह इंस्टीट्यूशन जिसमें सबसे ज्यादा लाभ है और जो महारत्न की दृष्टि से मान्यता पाए हुए है। यह एक हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी का हिस्सा है। दूसरी बड़ी बात क्या है कि जरा भारत और चाइना की परिस्थितियों को समझना चाहिए कि 10 साल पहले अगर चले जाइएगा तो चाइना का जो पर कैपिटा इनकम जो थी, खास तौर से वह तकरीबन 10 साल पहले 1990 में चले जाइएगा तो एक बराबर की दृष्टि थी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर हो या दूसरे सेक्टर हो। भारत और उसके बीच में आप तुलना कर सकते थे, बड़े कम का अंतर था। लेकिन 10 साल पहले देखिएगा तो चाइना की 10 साल का मतलब 2010 का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, 2009-10 का, चाइना की पर कैपिटा इनकम थी $4,500। भारत की प्रति पर कैपिटा इनकम थी $1,357। 2019 का डाटा बतलाता है कि चाइना डबल से आगे निकल गया, वह लगभग $10,599 उसकी प्रति व्यक्ति आय हो गई। भारत की 1,357 से 2019 में बढ़कर 2,104 तक पहुंची, यानी 5 गुना अभी भी वो ज्यादा है। लेकिन इस लॉकडाउन महामारी के दौर में प्रति व्यक्ति आय 2,104 से घटकर 1,877 पर आ गई। अब आप कल्पना कीजिए कि जो एशियान के देश हैं उसमें भारत की प्रति व्यक्ति आय तीसरे नंबर पर आती है, क्योंकि म्यांमार सबसे नीचे है 1,407। म्यांमार, आप सोचेंगे हमसे क्या तुलना कर रहे हो, हम तो 5 ट्रिलियन का ख्वाब देख रहे हैं। कंबोडिया 1,643, वह भी भारत से कम है। लेकिन कंबोडिया और म्यांमार से हम तुलना करें, लेकिन भारत के ऊपर कौन है? मलेशिया $11,404, इंडोनेशिया $4,135, फिलीपींस $3,425, वियतनाम $2,715। यानी एक ऐसी स्थिति है जिसमें इस बात का जिक्र करने की जरूरत है, भारत किस इकोनॉमी को चला रहा है और कैसे इकोनॉमी डामाडोल हो जाती है, लेकिन सत्ताधारियों की नहीं होती है। हम जब इन बात का जिक्र कर रहे हैं तो उसके दोबारा पैरेलल में एक बात का और जिक्र हम करना चाहते हैं कि भारत में एक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बनाया गया, NCLT। आपको वो डाटा जरूर जानना चाहिए जिससे आप समझ पाएं कि कितनी बड़ी तादाद में देश का पैसा कर्ज लेकर कंपनियों ने नहीं चलाया और खुद को दिवालिया घोषित कर दिया, और दिवालिया घोषित करने के बाद उन कंपनियों को किसी दूसरे को बेचा गया, लेकिन जिन्हें बेचा गया वो औने पौने दाम में बेचा गया। कर्ज जो बैंकों को लौटना चाहिए था वो नहीं लौट पाया। गजब की स्थिति है। कुछ जाना जैसे 40 से 50 हजार करोड़ के बीच में दो, खासतौर से भूषण स्टील और लैम्को ग्रुप, ये आता है जिसने कर्ज लिया। 30 से 40 हजार करोड़ के बीच में एस्सार स्टील और भूषण पावर आता है। 20 से 30 हजार करोड़ में आलोक इंडस्ट्री आती है। 10 से 20 हजार करोड़ में एमटेक ऑटो लिमिटेड और मोनेट इस्पात लिमिटेड आता है। 10,000 करोड़ में इलेक्ट्रो स्टील, एरा इंफ्रा और जेपी ग्रुप आता है। 5 से 10,000 करोड़ में एबीजी शिपयार्ड आता है, ज्योति ग्रुप आता है। हम इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम आपको बतलाना चाहते हैं कि जैसे आलोक इंडस्ट्री है, आलोक इंडस्ट्री का जो ड्यूज क्लेम था वो 29,000 करोड़ का था, लेकिन सेटल कितने में हुआ? सिर्फ 5,000 करोड़ में। देने वाले को लाभ है, सरकार को कोई लाभ नहीं है, बल्कि देने वाले से रिश्ते होंगे, देने वाला कुछ कमीशन दे दे, उसके जरिए पैसा आ जाएगा। बैंकों को उस रूप में पैसा नहीं लौटा। इस देश को कंगाल बनाने की दिशा में ये चीजें आगे बढ़ जाती है।
इसी तरीके से जैसे एडेक्स शिपयार्ड आई है, वो 25,000 करोड़ रुपया ड्यूज क्लेम था उस पर, और उसको जो सेटल हुआ वो सिर्फ 2,000 करोड़ में हो गया। यानी कमाल की स्थिति है। अगर आप आइएगा कि मॉन्टेक इस्पात 11,000 करोड़ का ड्यू क्लेम था, 3,000 करोड़ में खेल हो गया। IVRCL 13,000 करोड़ रुपया उसके ऊपर ड्यूज क्लेम था, वो 1,000 करोड़ में सेटल कर दिया गया। कंपनियों की बड़ी लंबी फहरिस्त है। भूषण स्टील जिसका जिक्र बार बार आता है, 55,000 करोड़ रुपया उस पर ड्यूज क्लेम था, उसको 35,000 करोड़ में, यानी यहां भी 20,000 करोड़ रुपया वापस नहीं आया, और ये 35,000 करोड़ रुपया जो दिया गया उसकी नेटवर्थ जो थी वह उसको औने पौने दाम में बेच दी गई। यही परिस्थिति हमारे यहां PSUs में हो जाती है, जो भारत पेट्रोलियम में होगी, आने वाले वक्त में कॉन्कर में होगी, कई चीजों में, शिपयार्ड में होने वाली है, कई जगहों पर होगी। अब यहां पर एक दूसरा सवाल और होना चाहिए आपका कि हम लोग ये पॉलिसी जब लगातार बनाते हैं तो क्या NPA एक ऐसा ब्लैक टनल है जिसमें देश चलते घुसते चला जा रहा है? ये यकीनन ऐसा है, और देश की जो बैंकिंग सिस्टम है वो इस दौर में कितनी खराब हो गई और जर्जर हो गई है, तब हम लौटेंगे कि क्यों भारत की पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी ही डिरेल्ड हो रही है। NPA का बड़ा साफ नियम है, बैंक से आपने लोन दिया, 90 दिन के अंदर आपको इंटरेस्ट रिपेमेंट करना है या प्रिंसिपल लौटा दीजिए, अन्यथा वो पैसा NPA में चला जाएगा। तो NPA में बढ़ते बढ़ते कितना चला गया अब ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन रेफरेंस के लिए जानना चाहते हैं तो 2014 में जब मनमोहन सरकार थी 2,27,000 करोड़ था, जब मौजूदा वक्त में है तो ये बढ़कर लगभग 9 लाख करोड़ रुपया पार कर गया है। ये एक स्थिति है। इसमें खास तौर से माना जाता है, दुनिया के किसी भी देश में माना जाता है जिस बैंक का NPA 15% से पार करने लगता है वो खतरे की घंटी है। 20% में बैंक को बेचना पड़ता है, 25 में तो सारे लोगों का दिवालिया हो जाता है जो उस बैंक में पैसा भी जमा किए हुए हैं। हमारे यहां यूको बैंक 25% के NPA पर चला गया, इंडियन ओवरसीज बैंक लगभग 22% पे चला गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 20% पर चला गया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 16.5% पे चला गया। लेकिन भारत सरकार ने कमाल की थ्योरी अपनाई, मर्जर करना शुरू किया बैंकों का, जिससे एक की बुक दूसरे से जुड़ जाए और दोनों को मिला दिया जाए। तो उसका 7% है, इसका 20% है, तो दोनों जब मिला देंगे तो 12-13% ही तो आएगा। और उसकी अगर नेटवर्थ और कम है, छोटा है, तो ऐसे SBI के भीतर बहुत चीजों को मिलाते चला गया। तो SBI देश का ही नहीं दुनिया के सबसे लार्जेस्ट बैंकों में से आता है, जहां सबसे ज्यादा खाता धारक है, वह भी NPA 7% के पार चला गया। अब यहां से सवाल एक और निकलता है कि अगर इस स्थिति में आ गए हैं तो हमको लगता है एक चीज जरूर जान लीजिए, जब हम बैंकिंग सेवा का जिक्र करते हैं, इस देश में सबसे ज्यादा रोजगार बैंक ही देता था। उसका एक डाटा बताते हैं, 1991 से 2001 तक, यानी 10 साल, इस 10 साल में एवरेज हर साल बैंक में 66,423 नौकरियां मिल रही थी। 1990 से लेकर 2000 तक 66,000 नौकरी हर साल सिर्फ बैंक को दी जा रही थी। 2000 से लेकर 2010 तक इस 10 बरस में चीजें डामाडोल हुई। इस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और मनमोहन सिंह की सरकार की एंट्री होती है। यह हो जाते हैं लगभग हर साल 12,436 ही एम्प्लॉयमेंट दे पाते हैं। लेकिन 2010 से 2014 तक के बीच में फिर स्थिति अनुकूल होती है, जो मनमोहन सिंह का सेकंड टर्म था। बैंक फिर फलता फूलता है और हर साल इन 4 सालों में 60,000 नौकरियां बैंकों में जा रही थी। और यहां से शुरू होता है कि 2014 के बाद से क्या हुआ। यह बहुत ही नाजुक सोच है। 2014-15 से 15-16 के बीच में बैंकों में रोजगार पाने वाले सिर्फ 9,000 लोग थे। 2015-16 से 2016-17 के बीच में 924 लोगों की नौकरी चली गई और एक भी नई नौकरी नहीं लगी। यह जो पुरानी नौकरियां थी और इस नए साल की नौकरी थी, दोनों को मिलाकर 2016-17 और 17-18 के बीच में 33,000 नौकरियां लगी सिर्फ बैंक में। 2017-18 में आते आते ये 32,000 नौकरियां लगी। 2018-19 में जो लास्ट ईयर का जो आया था 19-20 से ठीक पहले, उसमें 21,000 की नौकरी चली गई। और उसके बाद जब 2019-20 आया, इसमें लगभग 40,000 की नौकरी चली गई। यानी 2014 से अगर जोड़िएगा आप 2020 तक तो नेगेटिव में आ जाइएगा। तो बैंकिंग परिस्थितियां किस रूप में डेवलप हो रही थी, वो धीरे से खोखली होनी शुरू हुई। उसके भीतर की बुक्स भी खोखली शुरू होने लगी और पैसा भी कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट कॉर्पोरेट हड़पने लगे। इसलिए दोबारा लौटिए कि कोई इस देश में कैसे काम कर सकता है और अगर काम करेगा तो उसके लिए क्या करना चाहिए।
ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के भीतर की फिलॉसफी बहुत साफ है कि अगर आप इस देश के भीतर में काम करना चाहते हैं तो आपको प्रोडक्शन को डेवलप करना पड़ेगा। इस देश के भीतर में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करना पड़ेगा। भारत और चाइना की तुलना कीजिएगा तो 1990 में दोनों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगभग एक बराबर थे। आज की तारीख में चाइना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत से 10 गुना ज़्यादा है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उसकी इकोनॉमी, टोटल इकोनॉमी का 27% लगा हुआ है। इसीलिए उसके माल इतने बनते हैं। भारत का माल लगभग 13% लगा हुआ है पूरी इकोनॉमी का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, यानी 4.5 गुना से ज़्यादा चाइना भारत की इकोनॉमी में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इकोनॉमी में वो आगे है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो 10 गुना ज़्यादा हो गया। लेकिन सवाल है कि दुनिया के बाकी देश भी तो कुछ करते होंगे, भारत ने इस दौर में किया क्या और कुछ वाकई नहीं किया क्या? क्योंकि बांग्लादेश और वियतनाम देखिएगा तो उन्होंने लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी को डेवलप किया। चीन को देखिएगा तो उसने लेबर और टेक्नोलॉजी दोनों को जोड़ा। जापान को देखिएगा तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जापान ने खास तौर से पश्चिम से प्रतिस्पर्धा करने के लिए हर चीज बड़ी तेजी से सीखी, टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से डेवलप किया। स्टील का क्षेत्र हो, केमिकल का क्षेत्र हो, ऑटोमोबाइल का क्षेत्र हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र हो, जापान और दक्षिण कोरिया ने दोनों इस दिशा में बहुत तेजी से बढ़े। भारत ना लेबर इंटेंसिव हो पाया, ना टेक्नोलॉजी इंटेंसिव हो पाया, ना अपने कैपिटलिज्म को और कैपिटलिस्ट को संरक्षण दे पाया। उसने सिर्फ फिलॉसफी अपनाई ओपन मार्केट की। ओपन मार्केट की फिलॉसफी जब पीवी नरसिम्हा राव थे और मनमोहन सिंह उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे तब उस दौर को अपनाने की जरूरत थी। लेकिन धीरे धीरे खुद को तो डेवलप करना था। हमारे देश में कोई काम हुआ ही नहीं इस दौर के भीतर में। हमारे यहाँ क्या ओपन मार्केट किया, बाहर से माल आने लगा, हमने उसको बेचना शुरू किया, सरकार ने उससे टैक्स लगा दिया, कमीशन उसके पास आने लगा। इस देश में सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? गवर्नमेंट पूंजी को लेकर इस देश को ही निचोड़ लेती है, जैसे पीएसयूज का डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। सरकार को जो चीज चलानी है सरकार उसी को निचोड़ने में लग जाती है कि पैसा हमारे पास कैसे आ जाए। हमारे यहाँ का जो मैनेजमेंट होता है वो इतना कॉम्प्लेक्सिव है और कॉम्प्लेक्सिव होने के साथ इतना पॉलिटिकल मोटिवेटेड होता है कि ना सिर्फ पीएसयू बल्कि जो स्वायत्त ऑर्गेनाइजेशंस जो चल रहे हैं इस देश के भीतर में, वहां के भी बोर्ड्स में सरकार अपने लोगों को भर्ती करा देती है, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की भर्ती। कांग्रेस ने भी यह काम किया है, बीजेपी भी यही काम कर रही है। बीजेपी ने जरा ज्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से बड़ी तादाद में अपने ऐसे स्वयंसेवकों की भर्ती कर दी है वहां पर जो सिर्फ सरकार का गुणगान करें, चापलूसी करें, और उनको बोर्ड्स में बैठाना शुरू कर दिया। वो रिजर्व बैंक का बोर्ड हो या बैंकों का बोर्ड हो, पीएसयू का बोर्ड हो, एनटीपीसी का बोर्ड हो, किसी का बोर्ड हो, उस बोर्ड्स के मेंबर्स को आप देखिएगा तो पता चलेगा उसको कुछ ज्ञान है ही नहीं, तो फिर बोर्ड में क्यों बैठा है? तो सर गिनाने के लिए अपने लोगों को भेज देते हैं। यानी इकोनॉमी पे ध्यान नहीं है, इकोनॉमी को किस रूप में डेवलप किया जाए इस पे ध्यान नहीं है, प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं है, लेबर पे ध्यान नहीं है, क्योंकि एक ऐसी अनार्किज्म की स्थिति में हमारा पूरा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी चली गई है जहां पर सिर्फ पैसा कमाना है और पैसे के जरिए सियासत करनी है। और शायद इसीलिए हमारा जो लेबर होता है उसको आप ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर वैल्यू नहीं देते हैं। जो हमारी इंडस्ट्री डेवलप होती है, जरा सी डेवलप होती है तो पॉलिटिकल पार्टीज पहुंच जाती है वसूली के लिए। थानेदार से लेकर नौकरशाह उससे वसूलना चाहता है, वो उसके लिए स्वस्थ वातावरण है ही नहीं, वो क्या करे? उसकी सारी ऊर्जा व्यर्थ राजनीति को समझाने में और पुलिस थानों के चक्कर लगाने में, या जहां से एनओसी मिलता है वहां पर पैसा देने में निकल जाती है। यहां पर धीरू भाई अंबानी को याद करना चाहिए। धीरू भाई अंबानी कहते थे कि इस देश में काम सब हो जाएंगे, एक हाथ में मैं चांदी का जूता रखता हूं, एक हाथ में सोने का जूता रखता हूं, जिसको जिस जूते से मारना है मार देता हूं, काम हो जाते हैं। और राजनीति तो वह समुद्र है, जितना फेंकिएगा डबल दे देती है। यह इस देश की इकोनॉमी का सवाल है, तो वही लोग आगे भी बढ़े हैं। यानी हमारे यहाँ की प्रोडक्शन में, फैक्ट्रीज में नए प्रयोग कौन करेगा? नहीं कोई जानता है। जो मजदूर है उसके हुनर का सही इस्तेमाल कैसे होगा? कोई नहीं जानता है। हमारे यहाँ जो पॉलिसी बनती है वो प्रोडक्शन से नहीं जुड़ती है, पॉलिसी ऐसी स्थितियों से जुड़ती है जिसमें सरकार के पास ज्यादा से ज्यादा अपने हाथ में कैसे कमान आ जाए। इसीलिए अब दोबारा लौटिए उस रिसेप पर, जो कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जिसका इंतजार भारत कर रहा है कि अमेरिका उसमें शामिल होगा तो वह भी उसमें शामिल हो जाएगा। और भारत ये सोच के नहीं शामिल हुआ रिसेप में कि चीनी माल भारत के भीतर में आ जाएगा। अब सवाल यह है कि भारत अपने भीतर क्या कॉम्पिटिटिव परिस्थितियों को डेवलप कर पाने में अक्षम है, सफल नहीं है?
क्योंकि दुनिया के बाजार में जब आप समझौते अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कर रहे होते हैं तो भारत के उन इंडस्ट्रियलिस्टों को, उन कॉरपोरेट्स को, उन बिजनेसमैन को जो कि मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं, उनको लाभ मिलता है कि उनका प्रोडक्ट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाता है, जिसको हम कहते हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं। और इस दौर में जब समूची दुनिया एक ऐसे क्राइसिस से जल रही है जहां पर सब एक दूसरे को साथ मिलाकर खड़े हैं, तो आप किस किस को कैसे कैसे रोकेंगे? और अगर रोकेंगे तो आप इतने अलग थलग पड़ जाएंगे कि आपकी इकोनॉमी और आपके नाम, इसको लेकर दुनिया में बहस शुरू हो चली है। IMF सीधे नहीं कह रहा है लेकिन इंगित कर रहा है कि भारत हो सकता है आने वाले वक्त में डेवलपिंग कंट्री भी ना रहे। तो क्या ये अंडर डेवलप हो जाएगा? क्योंकि डेवलपिंग होते होते भारत तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ डेवलप कंट्रियों में अपना शुमार चाहता था, चाहे वो G20 हो, चाहे वो G8 हो, चाहे वो एशियान कंट्री हो, चाहे कोई भी कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक, किसी भी देशों की कतार में भारत आर्थिक तौर पर सबसे नीचे और सबसे कमजोर क्यों नजर आता है? इतने बड़े देश के भीतर में इतने खनिज संसाधनों से भरपूर और इस देश के भीतर के चंद इंडस्ट्रियलिस्ट कॉर्पोरेट दुनिया के सबसे रईसों में शुमारी क्यों हो जाती है? भारत के पार्लियामेंट की पूरी की नेटवर्थ को अगर जोड़ दिया जाए, जो सांसदों की नेटवर्थ है अपनी, जिसमें राज्यसभा के लोगों को मिला दीजिए, यह मिला दीजिएगा तो अमेरिकी सीनेट भी कमजोर पड़ जाए, अमेरिकी कांग्रेस भी कमजोर पड़ जाए, ब्रिटिश पार्लियामेंट भी कमजोर पड़ जाए। इतनी पूंजी है हमारे पॉलिटिशियंस के पास, लेकिन देश को लेकर इकोनॉमिक सोच नहीं है। और यहीं से वो संकट शुरू होता है कि अगर आपके पास इन चीज़ों को लेकर कोई सोच नहीं है तो आप चीज़ें आगे बढ़ाएंगे कैसे? क्योंकि दूसरे देशों में तो अब चाहे वो बौद्धिक संपदा का क्षेत्र हो, दूर संचार का क्षेत्र हो, वित्तीय सेवाएं हो, ई-कॉमर्स हो, व्यापारिक से, इन जो सीमा शुल्क अगर खत्म हो जाएगा तो इनके बीच आवाजाही कंटिन्यूअसली बनती चली जाएगी। भारत उसके भीतर नहीं घुस सकता है, यह भी एक संकट है। यानी सवाल यह नहीं है कि चीन का प्रभाव एशियान देशों पर पड़ेगा और आप पे नहीं पड़ेगा तो आप मानकर चलेंगे हम तो सुरक्षित हैं। जी नहीं, आपको कॉम्पिटिटिवनेस में आना पड़ेगा, आपको चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी और डेवलप करने के लिए अपनी नेटवर्थ और पूंजी छोड़कर इस देश की इकोनॉमी की दिशा में आपको पॉलिसीज निर्धारित करनी पड़ेगी। जो कॉम्पिटिटिवनेस, उस करप्शन को हटाना होगा जो हर वक्त दरवाजे पर किसी भी कारखाने के बाहर उस इलाके का थानेदार हो या वहां का ब्यूरोक्रेट हो, वो सब लगे रहते हैं, क्योंकि ये देश पूरा करप्शन के पैरेलल इकोनॉमी से चल रहा है। और वह पूंजी इतनी बड़ी है, जिस बात का जिक्र इस वक्त हो रहा है कि डिजिटल इकोनॉमी के बदले कैश इकोनॉमी क्यों काम कर रही है, तो डिजिटल से करप्शन में पेमेंट नहीं होता है, कैश से पेमेंट होता है। यह भी समझना चाहिए। आप उस दिशा में बात ही नहीं करते हैं। इस देश के भीतर में जो भी गवर्नमेंट आती है इस दिशा में जा ही नहीं पाती है कि इस देश के भीतर डेवलपमेंट के तौर तरीके कैसे हों और उसको सही पटरी पर लाने के लिए हमको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इकोनॉमी का तालमेल कैसे करना पड़े। क्योंकि दुनिया भर में लेबर्स को लेके, वो लेबर्स मजदूर भी हो सकता है, वह लेबर डिग्रीधारी युवा व्यक्ति जो IIT से निकला है, IIM से निकला है, वहां से निकला हुआ भी हो सकता है, जो अगर इनोवेटिव काम करते हैं तो उनका योगदान उस देश की इकोनॉमी के GDP में 3 से 6% के बीच है। भारत में उसका कोई योगदान ही नहीं है और भारत की पूरी इकोनॉमी टैक्स पेयर के पैसे से चल रही है। बड़ी मुश्किल स्थिति है। और इन स्थितियों के बीच में आखिरी बात तो हम एक ही कहेंगे कि अगर इस देश में सबसे संकट के वक्त जिस स्टेट्समैन की जरूरत अभी होनी चाहिए, हमें वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा।